जय श्री राम। जीवन साथी के साथ आपका स्वभाव कैसा है? इस विषय को हमने अभी पिछले लास्ट वीडियो में कवर किया और मेष से तुला नवांश के बारे में जाना। आज इससे आगे की बात करेंगे। जानते हैं यदि आपका लग्नेश वृश्चिक से मीन नवांश में हो तो आपके स्वभाव पर इसका क्या असर पड़ता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए उसी वीडियो का अगला भाग देखते हैं। अब लग्नेश जब वृश्चिक नवांश में हो तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब लग्नेश वृश्चिक नवांश में हो तो केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलता है, या यूँ कहूँ आप केयरिंग होते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये लग्नेश के फल है तो ऑब्वियसली मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, चाहते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर उसका ध्यान रखें, उसके लगाव रहता है। कामुक होते हैं, सेक्सुअल लाइफ इनकी काफ़ी एक्टिव होती है, काफ़ी क्या कहूँ उसमें इनोवेटिव भी होते हैं ये लोग, जिनका लग्नेश वृश्चिक नवांश में बैठा हो। इनके साथ परेशानी ये है कि ये ओवर पॉसेसिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते हैं अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में। आज के समय में जहाँ पर सभी लोग हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनका अपने अपने एक अलग सर्कल भी होता है। कहने का मतलब है कि लाइफ मैरिड लाइफ के अलावा भी उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। वहाँ पे हर जगह पर आपकी प्रेजेंस या आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत उन्हें नहीं होती, और इस वजह से कई बार वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है कि लाइफ पार्टनर कहता है बहुत ही चेप है। चेप है मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस हो रहा है। इससे थोड़ा बच के रहिएगा। और ये भी रिसेंटमेंट इनमें भी बहुत होती है, जैसे तुला नवांश के बारे में मैंने कहा। तो अगर इनको बुरा लग जाए किसी बात का, तो ये जो ख्याल रखने वाला और ये जो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से कन्वर्ट होती है, वो काफ़ी भयावह है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लग्नेश शनि यदि धनु नवांश में हो। धनु नवांश में लग्नेश होने के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो जातक जिसका है वो ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसी होती है, दूसरे की मदद करने वाला है, दिल का उदार है। ठीक है, तो कभी किसी की ज़रूरत है तो देने वाला है कि यार लो आप इस्तेमाल करो। परमार्थ के कार्यों में ज़्यादा लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्वालिटी है जो यदि अगर आपका लग्नेश इसमें धनु नवांश में जाता है तो आप में आती है। और रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को भी इंसान समझा जाए, उसको भी इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए। तो उस ग्राउंड पे तो ये बहुत अच्छी लाइन है। प्रॉब्लम एक जो इसमें देखी जाती है वो है अपनी तारीफ में रहना। अब मतलब अगर आपसे किसी ने काम निकलवाना है तो आपकी 2-4 तारीफ़ें कर दें, आप उसी में बड़े खुश रहते हैं। और एक आत्मश्लाघी का ये भी मतलब होता है कि आप अपनी तारीफ बहुत करते हैं। तो अगर आपका लग्नेश धनु नवांश में है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि प्रयास कीजिए कि अपनी प्रशंसा के शब्द अपने मुंह से ना कहें। मज़ा तब है जब आपकी प्रशंसा दूसरे करें। अपनी प्रशंसा तो सभी कर लेते हैं, तो उससे बच के रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके कार्य बोले, ना कि आपकी वाणी। तो ये एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। अदरवाइज धनु नवांश में लग्नेश का जाना मैरिड लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ फिर मैं एक बात और बता दूँ कि जब मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ ना, तो लोगों को ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि बस वहाँ बैठ जाए और मेरी मैरिड लाइफ सही हो जाएगी। आपको ये देखना है कि उसके साथ D1 चार्ट में कौन है, D9 में कौन है। वो अभी जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल चार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको भी लेंगे। लग्नेश यदि मकर नवांश में हो, लग्नेश यदि मकर नवांश में है तो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। कहने का अर्थ ये है कि सामने वाले की कैसे डील करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसके साथ जाते हैं, सिर्फ किताबी बातों को नहीं फॉलो करते हैं। वो चीज़ यहाँ पर बेहतर देखने को मिलती है। हार्ड वर्किंग होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी होती है। यदि अगर लग्नेश मकर नवांश में, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है कि आप करियर में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि संवेदना की कमी रहती है। जब लग्नेश मकर नवांश में हो तो लाइफ पार्टनर जिस स्थिति में एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, या अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत बताएंगे, आप वो नहीं करते हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक ये ड्रॉबैक है।
और इमोशनल एक्सप्रेशन या इमोशंस को दिखाना सामने वाले को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, वो आप नहीं कर पाते हो। ये वो लोग हैं जो किसी से प्यार तो करते हैं लेकिन 4-4 5-5 साल तक उसको एक्सप्रेस नहीं करते और बाद में कहते हैं कि यार नहीं किया, ये गलती हो गई। तो इस आदत से बचें। जैसा आप फ़ील करते हैं सामने वाले को बताएँ, उससे वो भी खुश रहेगा और आपकी वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ नवांश की। कुंभ नवांश को भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, विज़नरी होते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, दुनिया की सोचते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनका इंटरेस्ट और इनकी राय बहुत अच्छी होती है। न केवल इनकी, औरों को भी उस रास्ते पर लेके जाते हैं। तो ये तो एक इनकी अच्छी क्वालिटी हुई। परोपकारी है, दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, जैसे धनु नवांश में भी था। वो भी क्वालिटी कुंभ नवांश में जब लग्नाधिपति होता है तो देखने को मिलती है। लेकिन कमी क्या है कि ये सबके हैं पर किसी एक के नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। ये सबके हैं मतलब ये सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो अगर लाइफ पार्टनर कुछ स्पेशल अटेंशन चाहे तो ये लोग उनको भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। तो दे नीड सम स्पेस। इनकी आदत है कि ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, थोड़ा दूरी बना के रखो, आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में। कहते हैं ना, किसी सक्सेसफुल और किसी दार्शनिक से अगर विवाह हो जाए तो जीवन साथी परेशान ज़्यादा रहता है। कारण क्या है कि उसने दुनिया का करना है, दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। तो वहाँ पे वो जो एक स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी देती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो तो सामने वाले को कम से कम दर्शाएँ ऐसे कि आपका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। या ये ना भी हो तो भी दर्शाएँ, जिससे कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलता रहे। आगे बात करते हैं मीन नवांश के बारे में जानते हैं। लग्नेश यदि मीन नवांश में हो तो शीघ्र प्रभावित होने वाले व्यक्तित्व आपका होता है, इम्प्रेशनेबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? व्यक्ति आया, व्यक्ति ने कहा कि आयुर्वेद एलोपैथी से ज़्यादा अच्छा है। भाई सही है, कह रहा है तो होगा। आपने उसके ऊपर एक्ट करना चालू कर दिया। 2 दिन बाद कोई और आया, उसने कहा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से अच्छा है। आपने होम्योपैथी चालू कर दी। फिर कहा नहीं, यूनानी उससे बेहतर है। फिर आपने यूनानी चालू कर दी। फिर किसी और ने कहा वापस एलोपैथी अच्छी है, आप वापस आ गए। तो प्रभावित होना दूसरे से, दूसरे की बात को जल्दी ऐसा समझना कि वो सही बोल रहा है, ये एक ड्रॉबैक है मीन नवांश की। इसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा। सामने जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसको ये ना जताएं कि उसके कही हुई बातों का आप पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, या एटलीस्ट अगर हो भी रहा हो तो दिखाए ना। इसके आगे की बात करते हैं। अब जानते हैं इसके अलावा क्या क्या गुण हैं। बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, ये क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद अवास्तविक या अनरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका स्वभाव, अपने ख्यालों में ही आप दुनिया बनाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल नहीं होना परेशानी देता है। तो मीन नवांश में एक ये ड्रॉबैक देखने को मिलती है। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि जल्दी प्रभावित होना नहीं है, कोशिश कीजिएगा। अगर आपके ऊपर उसका असर हो भी रहा है तो सामने वाले को ये फील मत होने दीजिए, वरना वो इस बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसे तो बेहतर है ये, अगर मीन नवांश में लग्नाधिपति हो तो। अब जानते हैं कुंडलियों पर लगाते वक़्त इसको कैसे देखा जाता है, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, खाली ये नवांश में बैठा देखकर आपने बोलोगे तो रिज़ल्ट शायद ना मिले। तो कैसे इसको देखें? एग्ज़ाम्पल चार्ट से समझते हैं। ये एक चार्ट है 28 नवंबर 1978 का। ये जन्म कुंडली है जातक की। अभी हम नवांश नहीं बना रहे हैं। पहले जन्म कुंडली में देखिए कि आपके लग्नेश की क्या स्थिति है। यहाँ पे लग्नाधिपति बुध है, जो कि छठे भाव में मंगल की राशि में सूर्य के साथ विराजित है। या यूं कहूं, मंगल की राशि में मंगल के साथ विराजित है, साथ में सूर्य भी है, गुरु की भी इस पर दृष्टि आ रही है। किस पर? लग्नाधिपति पर। इन बातों को दिमाग में रखिए। अगर सिर्फ इतनी ही चीजें हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, इसके जातक के लग्नाधिपति यानी बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा है।
क्यों? क्योंकि मंगल की राशि में जाना, मंगल के साथ बैठना, मंगल की लग्न पर दृष्टि आना, ये जताता है, दिखाता है कि जातक में एग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, पीड़ित अवस्था में रहना चाहिए, क्योंकि लग्नाधिपति छठे में षष्ठेश के साथ है, षष्ठेश लगन को भी देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है, तीसरे भाव का स्वामी भी साथ बैठा है, तो सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे? हम खोलेंगे नवांश कुंडली और देखेंगे कि क्या ये मंगल जो यहाँ पर प्रभाव दे रहा था लग्नेश को, क्या वो कंटिन्यूटी में रहा? अगर रहा तो ये चीज़ मैरिड लाइफ में भी देखने को मिलेगी। अन्यथा ये अप्रोच दुनिया के लिए रहेगी, मैरिड लाइफ पर इसका असर नहीं आएगा। अब ये मैंने नवांश कुंडली ओपन करी। जब मैंने नवांश कुंडली ओपन करी तो देखा बुध तो मीन नवांश में है, इम्प्रेशनेबल, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, और लग्नेश का कमजोर होना भी इम्प्रेशनेबल होता है। समझ रहे हैं? अगर लग्नेश बली है तो आप दूसरे पे इंप्रेशन झाड़ते हैं या आपके प्रभाव में दूसरा आता है। जब लग्नेश कमजोर है तो दूसरे के प्रभाव में आप जल्दी आते हैं। तो कुंडली में वहां पर छठे में मंगल के साथ होना, इस वजह से वो दिक्कत दिख भी रही थी। यहाँ पर वो मीन राशि में आया तो ये बात और थोड़ी पक्की हो गई। मीन नवांश में आने के बाद यहाँ पर उसके वो चंद्रमा के साथ बैठा है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोग कहते हैं कि नवांश या वर्ग कुंडलियों में दृष्टि या युति नहीं लेनी चाहिए, तो मैं यही सुझाव दूंगा या जितना मैंने पढ़ा उसके आधार पे कहूँगा कि देयर आर सर्टेन बुक्स जिन्होंने दृष्टि और युति को नवांश में यूज़ किया है। विद्या माधवियम उनमें से एक है, देव केरलम उनमें से एक है, तो उनमें इसके बारे में बताया गया है। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो शायद वो मिल जाए आपको। अभी वापस टॉपिक पर आते हैं। तो बुध के नवांश में गुरु के नवांश में जाना कुंडली में, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बृहस्पति बुध को देख रहा है नवांश कुंडली में भी, और जन्म कुंडली में भी बुध को गुरु देख रहा था। तो अब मुझे ये कहना होगा कि यहाँ पर मीन नवांश में और गुरु के प्रभाव में आने के कारण जातक के मैरिड लाइफ में गुरु का प्रभाव ज्यादा आएगा या गुरु के कारकत्व जातक में ज्यादा नजर आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मीन नवांश का फल ज्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि मीन नवांश में बैठने के साथ साथ वो गुरु के द्वारा दृष्ट भी है जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में भी। इसको और सिंपल करते हैं। क्या करना क्या है, आपने पहले जन्म कुंडली में ही लग्नेश की स्थिति देखनी है, किसके साथ युति हुई है, किस राशि में गया है, कौन उस पर दृष्टि दे रहा है। इसके आधार पर आप उन ग्रहों के नाम लिख लीजिए। उसके बाद नवांश में आइए और देखिए क्या वो उनमें से ही किसी के नवांश में है। यदि हाँ, तो वो चीज जो आपकी जन्म कुंडली में नजर आ रही थी वो नवांश तक आ रही है, उसका उस ग्रह का असर नवांश तक आ रहा है, तो वो आपका मैरिड लाइफ में जरूर असर करेगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये पत्रिका है, यहाँ पे लग्नाधिपति नवम भाव में है, मित्र की राशि में है, या यूं कहूं सूर्य की राशि सिंह में है, सूर्य के साथ है, और इसके अलावा वो दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध के साथ बैठे। तो मैं क्या करूंगा, पेपर पर इसको लिखूंगा कि लग्नाधिपति सूर्य के प्रभाव में है, सूर्य की राशि में है, शुक्र के साथ है, बुध के साथ है। क्या कोई और ग्रह इसको देख रहा है? तो जन्म कुंडली में मुझे और कोई ग्रह इसको देखता नजर नहीं आ रहा है। लगन को कोई और देख रहा है तो लगन को चंद्रमा देख रहा है, गुरु अपनी खुद की दृष्टि दे रहा है। अब आइए नवांश कुंडली में। जब नवांश कुंडली हम ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि वही गुरु, वही लग्नेश यहाँ पर कन्या राशि में गया, जिसका ओनर बुध होता है, जिसका ओनर बुध होता है। जन्म कुंडली में गुरु बुध के साथ था, यहाँ बुध के नवांश में है, तो बुध का असर वैवाहिक जीवन पे अवश्य आएगा। न केवल इतना, जन्म कुंडली में भी गुरु शुक्र दोनों साथ थे, नवांश कुंडली में भी ये युति बनी रही है, तो बुध से भी ज्यादा असर, या ये कन्या नवांश से भी ज्यादा असर, जो भी कन्या के बारे में हमने बात करी, उससे ज्यादा असर शुक्र का आएगा। वैवाहिक जीवन में रोमांस के लिए और बाकी जो जो चीजें शुक्र से आप देखते हैं, धन के लिए, विवाह के बाद उन्नति के लिए, ये योग बहुत अच्छा है कि आप शुक्र के साथ संबंध बना के दोनों जगह पर बैठे। हालांकि गुरु शुक्र परस्पर मित्र नहीं है, वैसे कहा जाता है वैवाहिक जीवन की सुख के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो बात की बात है, वो सुख कैसा मिलेगा कैसा नहीं, उसके लिए हमें सप्तम के स्वामी को भी देखना है, बाकी चीजों पे भी देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं आपका स्वभाव क्या रहेगा वैवाहिक जीवन में, तो उसके लिए इसको देखना जरूरी है कि आप किस ग्रह के साथ है। यहाँ पे यूं कहूंगा कि लैविश लाइफ, शुक्र जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनमें से एक है लैविश लाइफ, फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस, रोमांस, उन सब की तरफ ये लेके जा रहे हैं।
तो दुनिया के लिए दुनिया के सामने आपकी इमेज है सूर्य वाली, कि सूर्य की राशि में सूर्य के साथ है, अरे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, अपने खुद की मेहनत से बना है, ज्ञानी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हो रही होंगी और ज़्यादा लोग आपके बारे में यही ओपिनियन देंगे। लेकिन नवांश कुंडली ये बता रही है कि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। इस वजह से शुक्र भी ज्ञान का कारक है, तो नॉलेज के मामले में तो ये अच्छा ही रहेगा, पर जहाँ फाइनेंस, लग्ज़री, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वहाँ पर आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा। आप इस कुंडली को देखें, ये एक जन्म कुंडली है जो 30 जुलाई 1968 की है, 2 बजे का जन्म है, दिल्ली का है इनका जन्म, और ये उनका नवांश है। इन दोनों के आधार पर आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, किस तरह का स्वभाव इस जातक का अपने वैवाहिक जीवन में होगा। अगर छोटा आंसर है तो कमेंट सेक्शन में दे दे, अगर कैलकुलेशन वगैरह भी कर रहे हैं आप तो उसको आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टैग अस, आप हैशटैग एस्ट्रोनितिन टाइप कर सकते हैं, हैशटैग एस्ट्रोलाइफ सूत्रा लिख सकते हैं, जिससे हमें वो मैसेज मिल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। वहाँ पर भी भेज सकते हैं, यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में जवाब भेज सकते हैं। तो इसको लगाइएगा और बताइएगा कि ये आपने क्या देखा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी पत्रिकाओं पर इसको चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस प्रकार का फल आपने पाया। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, केवल राशि देखकर कि नवांश में वहां गया आप प्रेडिक्ट करोगे, गलत होगा, ऐसा नहीं करिएगा। आप देखिए किसके साथ बैठा है, कौन देख रहा है जन्म कुंडली में, और वो कंटिन्यूटी में आ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझिएगा, किसी भी, देखिए हमारी जिंदगी ना इंद्रधनुष की तरह विभिन्न रंगों वाली है। 7 रंग होते हैं, इसी प्रकार 7 ग्रह है, राहु केतु भी उसके अलावा है। तो आप केवल एक रंग में किसी को नहीं रख सकते। मैं कहूं कि ये जातक गुस्सेल है, यही लाइन मान लीजिए कोई गुस्सेल है और मैं कह रहा हूँ ये बस बहुत गुस्सा करता है, इसके अलावा मैं उसकी कोई खूबी नहीं देख रहा हूँ, क्या क्या और इसके अलावा वो क्या क्या चीजें कर सकता है, मेरा ध्यान ही वहां नहीं जा रहा है, तो ये मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं। लाल रंग उसमें ज़्यादा होगा, गुस्सा उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रंग उसमें छिपे हैं। हमें उन सबके बारे में देखना हो तो नवांश कुंडली हेल्प करती है। इस पे आगे भी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और मेहनत करें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। फलित में भाव चलित का क्या रोल है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।